हेलो। अब हम आगे देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था, पाषाण काल देखा था हमने। अब हम देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल मतलब तांबा और पत्थर का योग। तांबे की खोज हो गई थी। मनुष्य ने जो प्रथम धातु है वो कौन सी खोज ली थी? तांबा। इसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी जो भारत में उदय हुई थी, एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या होता है? लोगों के रहन सहन मतलब वहाँ पे लोगों का रहना सहना, वहाँ पे सब कुछ, मतलब एक प्रकार से एक गांव की तरह बस जाना, बहुत सारे लोगों का एक साथ एक समुदाय में जीवन व्यतीत करना अच्छे से, वहाँ पे वो होती है सभ्यता लोगों की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत में सिंधु नदी के किनारे थी, इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो इसका टाइम पीरियड कंफ्यूजन है, कई जगह अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ज्यादा मान्य है वो है 2500 से 1750 बीसी वाला। 2500 से 1750 बीसी टाइम पीरियड पूछा नहीं जाएगा। जहाँ पे कुछ ऐसा होता है, अलग अलग मत होते हैं लेखकों के, वो चीज पूछी नहीं जाती है। अब क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई हुई, जो पुरातत्व साक्ष्य मिले, खुदाई हुई, तो हमें सबसे पहले एक शहर मिला, हड़प्पा शहर मिला। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ भारत में कि जो काम किया जा रहा है, मान लो जिस शुरुआत में कोई भी है, किसी ने कोई काम कर दिया तो उसी के नाम पर उस जगह का नाम रख देते हैं। ऐसे ही हड़प्पा मिला तो हड़प्पा के नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कर दिया। इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि यह सबसे पहले खुदाई में ये स्थान खोदा गया था, हड़प्पा। दूसरा, ऐसे हम चैलोलिथिक एज भी कहते हैं। चैलोलिथिक एज का मतलब क्या? ताम्र पाषाणिक, मतलब तांबा प्लस पत्थर, ताम्र पाषाणिक एज भी कहते हैं इसे। ताम्र पाषाणिक एज क्यों कहते हैं? क्योंकि तांबा धातु थी जिसका खोज मनुष्य ने पहली बार किया था। और इसे हम ब्राउन्ज एज भी कहते हैं। ब्राउन्ज एज का मतलब क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा किससे बनता है? ये क्वेश्चन आया है, कांसा किस किस धातु से मिलकर बनता है? मिश्र धातु है कांसा। तो ब्राउन्स बनता है कॉपर और टिन से। कॉपर 80% होता है उसमें और टिन 20% होता है। कांसा बनता है उससे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम नदी आधारित सभ्यता भी बोल देते हैं क्योंकि ये नदी के सहारे थी। और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया आ जाए पूछने के लिए तो लगभग में याद रखेंगे, ऐसे नहीं 12,99,600 एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं होती। लगभग में 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगर हम मैप पे देखें तो उसकी आकार है ना, अगर हम उन स्थानों को मिलाएं जो जैसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतकेंगडोर और पूर्व में आलमगीरपुर को मिलाएं इनको, तो एक प्रकार से ऐसे दिखता है जैसे एक ट्रायंगल हो, त्रिभुजाकार। जो इनका आकार था, सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी वो त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। ऊपर में जम्मू कश्मीर तक थी और उधर उत्तर प्रदेश तक थी। जो मैप देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये। और नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और उधर बलूचिस्तान फिलहाल में जो पाकिस्तान है, सुतकेंगडोर, इतने बीच में ये हमारी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु का दक्षिणतम क्या, मतलब दक्षिणी बिंदु क्या है, तो दायमाबाद आ जाएगा जैसे। तो ये याद रखना है। उसके साथ साथ अभी हमने पहली वीडियो में देखा था, हमने बताया भी था कि ताम्रपाषाण काल में बहुत सारी सभ्यताओं का उदय हुआ था। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और बहुत सारी सभ्यताएं, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, बाहर भी और सारी सभ्यताओं का उदय हो रहा था। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, ये भारत की सभ्यता के समकालीन है, कंटेम्परेरी है ये भारत की सभ्यता सिंधु, उसके इसे हम सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं हम इसे, मेसोपोटामिया की सभ्यता को। ये कहाँ पर थी? ईरान में इसका उदय हो रहा था। और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे या कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? ईरान में। टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर है, नदी है टिग्रिस और यूफ्रेटस, इसके किनारे थी ये मेसोपोटामिया सभ्यता। हिंदी में इन्हें दजला और फरात नदी बोलते हैं। मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारी संबंध थे, वो यहाँ पे सामान खरीदने आते थे, वहां से व्यापारी हमारे यहाँ पे आते थे सिंधु में।
और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को महलुआ के नाम से जाना जाता था। मतलब वहाँ के जो लोग थे हमें सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहते थे, ये तो नाम हमने अब रख लिया सिंधु घाटी सभ्यता, वो महलुआ के नाम से जानते थे, महलुआ। सिंधु तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सिंधु का अन्य नाम क्या है, तो क्या आएगा महलुआ। दूसरा, और एक सिविलाइजेशन विस्तृत मतलब बढ़ रही थी, वो थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को इंग्लिश में। ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन ये किस नदी के किनारे थी, नील नदी के किनारे मिस्र में। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे मिस्र में थी। इनसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छे लेवल के एग्जाम में बनता है। वो एक साइड में दे देगा सुमेरियन सिविलाइजेशन, एक में इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक में इजिप्टियन सिविलाइजेशन, एक में चाइनीज सिविलाइजेशन, और फिर इधर मिलाने को पूछेगा किस रिवर के किनारे थे। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस के किनारे तो सुमेरियन थी, और मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी मतलब लेंथ में, और ब्रेथ में देखी जाए, चौड़ाई में देखी जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी आएगी, अमेजन नदी आएगी। ये एसएससी एमटीएस ने पूछा है क्वेश्चन की विश्व की सबसे बड़ी नदी आएगी अमेजन, और सबसे लंबी नदी आएगी नील नदी। अमेजन दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में बहती है। और इसी के समकालीन सभ्यता और थी एक सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता थी हुआंगो नदी के किनारे। हुआंगो नदी को चीन का शोक बोला जाता है, चीन का शोक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, चीन का शोक कौन सा क्या है, तो वो है हुआंगो। माया सभ्यता ये किस नदी के किनारे थी, अमेजन नदी के किनारे। मतलब ये हमारी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता चल रही थी अलग अलग जगहों पर। इनकी रिवर याद रखनी किस रिवर के किनारे थी। अब हम जो वैसे तो बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं और अब भी खोजे जाते हैं उस टाइम के, लेकिन हम अब इम्पोर्टेंट स्थल्स के बारे में देखेंगे जो ज्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हड़प्पा, सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने की थी। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट और खोज जो वो थे दयाराम साहनी दोनों ने, ठीक है जी। और ये किस नदी के किनारे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा, कई बार कोई एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा अभी। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। और फिलहाल में ये कहाँ है, जो प्रेजेंट लोकेशन है इसकी, वो है शहवाल पंजाब पाकिस्तान। शहवाल पंजाब पाकिस्तान। पंजाब के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना कि पंजाब भारत में। पंजाब जो हमारा डिवाइडेशन हुआ था हमारा जब 1947 में, तो पंजाब दो बन गए थे, एक भारत का पंजाब और एक पाकिस्तान का पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब में शहवाल में है फिलहाल में हड़प्पा फिलहाल में हमारे देश में नहीं है। ये इसे शहवाल जिले को पहले माउंट गोमरी बोलते थे, तो ज्यादातर एग्जाम में माउंट गोमरी ही लिखा आता है। हड़प्पा माउंट गोमरी के किनारे, रावी नदी के, माउंट गोमरी रावी नदी के किनारे, 1921 दयाराम साहनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से क्या क्या मिला, स्वास्तिक का चिन्ह मिला। अभी तक एक एग्जाम में नहीं पूछा गया। स्वास्तिक मतलब सातिया, जो सातिया गलत वर्ड है, सातिया कोई वर्ड नहीं होता। जो शुद्ध हिंदी का वर्ड है वो है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। अब स्वास्तिक हर जगह बना मिल जाता है, ये सूर्य भगवान से रिलेटेड है, भगवान सूर्य से। दूसरा, यहाँ से अन्नागार मिला है, ग्रेनरी मिली है। अन्नागार का मतलब क्या है, जो स्टोर रूम होते हैं, यहाँ पे अनाज को सुरक्षित रखते थे, अनाजों को रखने के लिए रूम बना रखे थे। 6 रूम 2 कतार में मिले हैं, मतलब 12 रूम मिले हैं जिनमें ये अपना अनाज ला के रखते थे। अन्नागार मिले हैं यहाँ पे। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी में कृषि अच्छी होती थी, तभी तो आदमी को खाने, मतलब जो आदमी स्टोर करके रखा है, इसका मतलब क्या है, उसका खाने की तो पूर्ति हो ही रही है। बाकी मतलब सरप्लस की स्थिति थी, सरप्लस था एकदम, बहुत मतलब अच्छी खेती होती थी, जब रखने के लिए भी उन्होंने बना रखे थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु जो सभ्यता थी वो कृषि आधारित सभ्यता थी। और यहाँ से क्या मिला, दूसरा तांबा, जो कॉपर है वो भी यहाँ से इस कॉपर के भी साक्ष्य मिले तांबे के हड़प्पा में जो चीज मिली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा की। दूसरा, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है, एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ चित्र मिला है। एक महिला बना रखी है और उसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है।
मतलब ये प्रकृति को, जो धरती माँ है उसकी तस्वीर है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि धरती माता हमें ऐसे, हमें वो देती है, अनाज देती है, हमारी माँ है, ये है, वो दिखाने के लिए किया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन CDS में पूछा गया है कि हड़प्पा में ही एक R37 नाम की कब्रिस्तान मिलते हैं, एक विशेष प्रकार के कब्रिस्तान है। ऐसे पूछा गया था उसमें कि R37 क्या है, तो एक विशेष प्रकार का कब्रिस्तान है ये। दूसरा यहाँ से ताबूत समाधान मिलता है। ताबूत समाधान मतलब जो लकड़ी के बॉक्स में लाश को रख के, मरे हुए आदमी को उसको दफना देते हैं बंद करके, बॉक्स में, खुला हुआ नहीं, बॉक्स में बंद करके, जैसे क्रिश्चियन वगैरह दफनाते हैं ऐसे करके, वो मिला है ताबूत समाधान। अब ये ताबूत समाधान मिलने का क्या मतलब है कि भारत में ऐसी प्रथा चलती थी और ये एक ही मिला है सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि भारत के लोग पहले से ही बहुत ज्यादा जो सिविलाइज्ड थे। सिविलाइज्ड का मतलब क्या है कि कोई आदमी जैसे बाहर का व्यापारी आया होगा, उसके वहां पे ऐसी ही प्रथा होगी दफनाने की, तो भारत वालों ने उसे उसी तरह का सम्मान दिया और उसे ऐसे ही ताबूत में दफनाया होगा। अगर भारत में ऐसी प्रथा चलती तो बहुत सारे ताबूत समाधान मिलते, केवल एक ही मिला है। और यहाँ से क्या मिला, शिवलिंग मिला है एक, भोले का मतलब भगवान का शिवलिंग मिला है एक। दूसरा यहाँ से ब्लैक मटेरियल मिला है, कुछ लोग इसे काजल बोलते हैं, मतलब काला पदार्थ मिला है, कुछ ऐसा मिला है। ठीक। अगला हम स्थान देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमें ध्यान रखना, हड़प्पा की सारी चीजें जो मिली हैं ये नोट्स में पढ़ लेना एक बार। जो पहले तो ऐसे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो थोड़ा नोट्स में देख के पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा पूरा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इंग्लिश में और हिंदी मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की। इसकी खुदाई हुई थी 1922 में और RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने इसकी डेट, और राखलदास बनर्जी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु के, और हड़प्पा किसके था, रावी नदी के किनारे। ये लरकाना सिंध पाकिस्तान में है, लरकाना सिंध पाकिस्तान में, ये भी भारत में नहीं है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। यहाँ पे खुदाई में एक साथ बहुत सारे कंकाल मिले थे, एक साथ बहुत सारे कंकाल मिले थे। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इसे मृतकों का टीला कहा जाता है कि किसी ने यहाँ इतने सारे, जैसे कि हमारे व्हीलर थे एक विद्वान, उन्होंने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी वो आर्यों के आक्रमण से खत्म हुई थी। वो मानते हैं कि इतने सारे कंकाल एक जगह मिलने का मतलब क्या है, इन पर किसी ने आक्रमण किया होगा तब मरे हैं, या जैसे भी हो, अब वो कहा नहीं जा सकता कैसे, क्योंकि साक्ष्य मिले हैं खाली। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। यहाँ से जो प्रमुख अवशेष है मोहनजोदाड़ो के, हड़प्पा के, मोहनजोदाड़ो के और लोथल के, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विशेष अवशेष मिले हैं यहाँ से। अन्नागार मिला है यहाँ से। अन्नागार जो हमने पहले देखा था हड़प्पा में, वो मिला था 6-6 कमरे के 2 लाइन में, 12 कमरे थे टोटल, 2 लाइन में 6-6 कमरे के अन्नागार मिले थे। लेकिन यहाँ एक ही अन्नागार है, पूरा बना हुआ हॉल है, एक प्रकार से स्टोर रूम की तरह, जो कोल्ड स्टोर होते हैं ऐसा। तो सबसे बड़ा है ये, लार्जेस्ट, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से। दूसरा यहाँ से स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ। स्नानागार एक जैसे स्विमिंग पूल होते हैं आजकल, ऐसे बना हुआ है नहाने का, उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और वहां पे एक कुआं भी है, इस तरह का मिला है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और उत्तर से दक्षिण उसकी सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन नहाने के लिए इस तरह से नहीं बनाया जाएगा। इसका यूज वो पूजा के लिए जरूर करते हो, क्योंकि ऐसे रूम वूम बना के और ये सब, जैसे विशेष अवसर पर कुआ पूजन वगैरह या पानी पूजन करते होंगे वो, इस वजह से ये बनाए गए हैं। UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें सिंधु के किनारे है ये, तो इसमें वो कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, तो पानी इसमें सिंधु नदी से नहीं आता था, यहाँ पे एक कुआं खोदा गया था, उस कुएं से आता था इसमें पानी। सॉरी। पशुपति, दूसरा यहाँ से क्या मिला है, पशुपति शिवा, जो पशुपति भगवान शिवा है, भगवान शिव हैं, उनकी मूर्ति मिली है एक, इन्हें हम आदि शिव बोल सकते हैं, मतलब
आधे शिव, आध शिव या प्रोटो शिव बोल सकते हैं। कैसे, एक मुकुट बना हुआ, उसके ऐसे साइडों में जानवर खड़े हैं, ऐसी मूर्ति एक मिली है, एक उस पर सींगों वाला मुकुट है। 6 जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं। ये भी पूछ लिया गया है कि ये जानवर कौन कौन से हैं। तो इसमें थे चीता, हाथी, सांड, भैंसा, हिरन, 2 हिरन थे। तो इन सब में ना हिरन सबसे, इसको याद करने का तरीका क्या है, हिरन सबसे कमजोर जानवर है, तो हिरन कहाँ मिलेगा, पैरों में। तो क्वेश्चन में आ जाए कि हिरन कहाँ था, तो बिल्कुल नीचे था। तो दोनों हिरन जो डियर थे वो नीचे थे, और तगड़े जानवर जो हमारा जो हमारा राइट हैंड होता है, दायां हाथ होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो इनमें स्ट्रांग जानवर हैं चीता और हाथी। तो टाइगर और एलिफेंट दाईं तरफ थे, और राइनो और बियर हमारे थे, राइनो और बुल थे हमारे लेफ्ट हैंड पे, बाईं साइड में, सांड और भैंसा। तो इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा, यहाँ से पुजारी की मूर्ति मिली है, शॉल ओढ़े हुए एक पुजारी है, उसकी मूर्ति आज भी म्यूजियम में देखी जा सकती है। शॉल ओढ़ के एक पुजारी की मूर्ति मिली है। दूसरा, यहाँ से कांसे की बनी हुई जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, एक लड़की की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी हुई है, नाचने की अवस्था में नाचती हुई मूर्ति मिली है एक ऐसी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग गाने बजाने के शौकीन होंगे जब मूर्ति बनी हुई मिली है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से। यहाँ से सूती वस्त्र मिले हैं, कॉटन कॉटन के जो वस्त्र हैं वो मिले हैं, कपास का। और कपास को जो है सिंडोन बोलते हैं, सिंडोन। ये लोग क्या बोलते थे, सिंडोन, यूनानी बोलते थे, इन्हें सिंडोन ही बोलते थे। यहाँ से सभा भवन मिला, असेंबली हॉल भी मिला एक, यहाँ सभा होती थी, ऐसा सभा भवन मिला है। तो मोहनजोदाड़ो के जितने भी ये हैं साक्ष्य, जो जितने भी मिले हैं यहाँ से प्रमुख अवशेष, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार नोट से देख लेना। उसके बाद हम अगला देखते हैं, चुनुदड़ो। चुनुदड़ो एनजी मजूमदार 1931, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना। चुनुदड़ो किसने खोजा, नानी गोपाल मजूमदार बोलते हैं वैसे इसे पूरा नाम। ये भी नवाब साहब सिंध पाकिस्तान में ही है चुनुदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे, नदी बिल्कुल याद कर लो, चुनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। यह एक इंडस्ट्रियल सिटी था, मतलब इंडस्ट्रियल नगर था, औद्योगिक नगर था। औद्योगिक का मतलब क्या है, यहाँ पे ना फैक्ट्री वगैरह थी, कारखाने थे यहाँ पे, मोहर बनाने के, खिलौना बनाने के, हड्डी बनाने के कारखाने थे, यहाँ पे काम होता था। सर्वाधिक मोहरें पत्थर की बनी हुई थी। पत्थर भी कौन सा था, सेल खड़ी का। कौन सा पत्थर यूज हुआ था, सेल खड़ी का। यहाँ से जो साक्ष्य, जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं, कांसे की बैलगाड़ी मिली है। कांसा मतलब तांबा, जो अभी बता, कांसा तांबा और टिन का जो मिश्रण है उसकी बनी हुई बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी मिलने से मतलब क्या है, ये बैलगाड़ी यूज करते थे अपने आंतरिक यातायात के लिए, मतलब अंदर इन्हें कुछ सामान इधर से उधर ले जाना था तो ये बैलगाड़ी का यूज करते थे, तभी तो वहाँ कांसे की बनी हुई बैलगाड़ी मिली है। यहाँ से एक लाल कलर की लिपस्टिक भी मिली है। और ये जो औद्योगिक नगर था, इस वजह से इसकी किलाबंदी नहीं थी, घेराबंदी नहीं थी। ये क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा है कि सिंधु घाटी का कौन सा नगर था जिसकी किलाबंदी नहीं थी। मतलब सारे के सारे नगर सिंधु के बाहर से चारों तरफ से घिरे हुए थे, लेकिन ये ऐसा नगर था जिसकी किलाबंदी नहीं हो रखी थी। चुनुदड़ो। आगे हम देखें तो लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, क्या है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट। लोथल की एसआर राव किसने खोज की थी, एसआर राव। एसआर राव है शिकारीपुरा रंगनाथ राव, एसआर राव ने की थी। एसआर राव ही शॉर्ट में लिखा आता है। ये अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। तीनों चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोथल कौन सी जगह, अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, भारत में है ये लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल और मोहनजोदाड़ो, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है। लोथल को हम स्मॉल हड़प्पा कहते हैं, छोटा हड़प्पा, और इसे हम स्मॉल मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। और इनके बारे में बताया जाता है एसआर राव के बारे में कि इन्होंने क्या किया, एक बार ऐसे झूठे को अफवाह मचा दी कि मैंने सिंधु जो भाषा है, जो लिखा हुआ है उनको, उसको पढ़ लिया। इन्होंने सिंधु लिपि पढ़ने का जो असफल प्रयास किया था एसआर राव ने, वो सफल नहीं हुआ था। और सारे वैज्ञानिक, सारे और जो वैज्ञानिक वगैरह थे, जो विद्वान थे, उन्होंने सारे ने गलत सिद्ध कर दिया था इनको, एसआर राव को।
और स्मॉल हड़प्पा और स्मॉल मोहनजोदाड़ो, छोटा हड़प्पा छोटा मोहनजोदाड़ो बोलते हैं लोथल को। किस वजह से बोलते हैं? नगर निर्माण, जैसा नगर निर्माण वहाँ था, जैसे शहर वहाँ बने हुए थे, ऐसे ही यहाँ भी बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक विशेषता थी, लोथल एक बंदरगाह था इनका, एक गोदीवाड़ा था इनका। यहाँ पे विशेषता क्या थी कि यहाँ के दरवाजे गली में न खुलकर मुख्य सड़क पर खुलते थे। पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो जितने भी नगर हैं उन सब के दरवाजे मेन रोड पर नहीं खुलते थे। मेन रोड पर वो दरवाजे नहीं रखते थे, वो दरवाजे गलियों में रखते थे। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा नगर था लोथल जिसके दरवाजे गलियों में न खुलकर मुख्य सड़क पर खुलते थे, क्योंकि ये एक बंदरगाह के लिए यूज हो रहा था। बाहर से सामान आता था, सामान आता था तो उसे अंदर पहुंचाने के लिए तो गेट मेन रोड पर ही होना चाहिए। बड़ा सामान बड़ी गाड़ी वगैरह में जाएगा, बैलगाड़ी में, तो वो अंदर सीधा चला जाए, गली वली में न जाना पड़े, इसलिए इसके जो दरवाजे थे वो मेन सड़क पर खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे, गलियों में नहीं खुलते थे। बाकी सबके गलियों में खुलते थे। यहाँ से अब शेष देखते हैं। ये गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड, कोई भी नाम लिखा आ सकता है। डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, सब कुछ कौन था? लोथल था। यहाँ से जो है चावल का छिलका मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल का छिलका। यहाँ से अग्नि कुंड भी मिला है, एक का मतलब बहुत सारे मिले, मतलब अग्नि कुंड मिला है। और यहाँ से शतरंज मिला है। और युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब क्या होता है? कपल ब्यूरियल। कपल ब्यूरियल का मतलब क्या है? पुरुष और महिला, मैन और वुमेन दोनों को एक साथ दफनाया हुआ मिला है। ऐसे यहाँ से एक नहीं, तीन मिले हैं। 3 कब्र ऐसी मिली है जिनमें पुरुष के साथ महिला को दफनाया गया है। या तो ये लव का मामला हो सकता है, या फिर वहाँ पर कोई प्रथा चल रही है ऐसी। पंचायत राज में हो जाता है कि लड़का लड़की को मार के दोनों को ही दफना देते हैं, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम था। तो इसे हम सती सिस्टम भी मान सकते हैं, सती प्रथा हो सकती है। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि पक्का ही हो, क्योंकि खाली 3 ही मिले हैं, जब होती तो बहुत सारी होती। और हम हिस्ट्री में कभी भी ये भी गलत नहीं मान के चलते कि यहाँ पर कुछ लव जिहाद का सिस्टम होगा। तो यहाँ हम सती सिस्टम ही मान के चलेंगे। लेकिन सती सिस्टम कैसा? अपनी मर्जी का, ऐसे नहीं जो बाद में वैदिक काल आने के बाद में जो जबरदस्ती वाला सती सिस्टम हो गया था कि पति मरने पर जबरदस्ती पत्नी को दफन करना है, उसके साथ जलाना है, वो वाला नहीं था। मर्जी वाला हो सकता है यहाँ पर सती सिस्टम हो, कहा नहीं जा सकता ये जो भी हो। लेकिन यहाँ पे युगल समाधान मिला है, कपल ब्यूरियल मिला है, और ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ से मिला है? लोथल से। तो अब हम यहाँ पे सती की बात आई है, तो सती से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हम स्रोत देखें, जो सती सिस्टम के जो स्रोत हैं, हमें कहाँ से पता चलता है कि भारत में सती सिस्टम था। तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल स्रोत देखें, पुरातत्व स्रोत देखें, तो पुरातत्व स्रोत तो हमें यही मिल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। एक तो लोथल से ही मिल गया, ये जो तीन जो कब्र मिली हैं युगल समाधान की, कपल ब्यूरियल की, ये वाली, ये मिल गया एक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुरातत्व साक्ष्य में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पता चलता है भारत में सती सिस्टम था। लोथल और कालीबंगा 2 जगह से। लोथल के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आगे कालीबंगा भी आएगा, कालीबंगन, उसमें भी ऐसा ही कुछ सिस्टम मिला है, वहाँ पे भी ऐसी कब्र मिली हैं। बुक के बारे में पूछा जाए तो स्रोत महाभारत से हमें पता चलता है कि भारत में सती सिस्टम था। हम देखें इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख हमें क्या मिला? एरन अभिलेख मिला। एक एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में, ये भानुगुप्त का अभिलेख है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश, भानुगुप्त का अभिलेख है। इससे पता चलता है कि सती सिस्टम का, इससे भी पता चलता है। दूसरा हम देखें अब सती सिस्टम को, सती व्यवस्था को हमारे यहाँ पर बैन किसने किया, किसके शासक ने बंद किया? तो सबसे पहले आता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान भी बोला जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। सबसे पहले इसने सती प्रथा को बंद किया था। दूसरा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मुगलों में सबसे पहला शासक कौन था जिसने सती प्रथा को बंद किया, तो वो था अकबर। अकबर ने भी सती प्रथा बंद की थी। उसके अकबर के बाद औरंगजेब ने, और उसके बाद में
पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली गवर्नर था एक अल्बुकर्क, उन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था। लेकिन ये सब बैन कुछ ही समय के लिए चल पाता था, जब तक राजा थोड़े बहुत क्षेत्र में चल पाता था, पूरा अच्छे से लागू नहीं हुआ था। लेकिन राजा राम मोहन राय की सहायता से, अंग्रेजी गवर्नर था विलियम बेंटिंग, 1829 में उन्होंने एक अधिनियम बनाया, एक बिल बनाया कानूनी, और उसे सती निरोधक विधेयक बिल बनाया। उसके बाद में 1829 से हमारे देश में सती प्रथा बंद हो गई। और यहाँ से क्या मिलता है हमें मिलता है यहाँ से आइवरी स्केल, हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना मिलता है। पैमाना मिलने से क्या पता चल रहा है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे भी थे, नापना भी जानते थे। तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखते हैं हम कालीबंगन अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1960 में। इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो अवशेष मिले हैं, जैसे कि ऊंट की हड्डी मिली है, यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा मतलब एक खोपड़ी को जो है काट के सीमा गया है, अब पता नहीं वो बचा होगा नहीं बचा होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, यहाँ से भी अग्निकुंड मिले हैं, और अभी हमने कहा था कि यहाँ से भी कपल ब्यूरियल मिला है। कपल ब्यूरियल मतलब मनुष्य के साथ औरत को भी दफनाया हुआ मिला है। तो 2 स्थान ऐसे हैं, एक तो पीछे हमारा लोथल, एक कालीबंगन, जहाँ से युगल समाधान मिला है। दूसरा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। और यहाँ पे अपवाद है कि यहाँ पे कच्ची ईंटों का यूज किया गया है। कालीबंगन में क्या है, पूरे इसमें सभ्यता में सभी जगह पक्की ईंटों का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कच्ची ईंटों का यूज किया गया है। और ईंटों का आकार कैसा है, 4-2-1। जैसे अब कैसे आकार की ईंट चलती है, शायद 9-3 ऐसे करके चलती है, 9 इंची, 4 इंची, 9-4-3 ऐसे है। इनका आकार था 4-2-1। और लकड़ी से बनी हुई जल निकास प्रणाली मिली है यहाँ पे जो पानी निकलता था वो जैसे आज से अगर सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना की जाए तो आज भी भारत में इतना विकास नहीं था उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता में जितना विकास था। वहाँ पे बेशक से कच्चे रोड थे, सब कुछ था, लेकिन पानी कभी नहीं रुकता था। हर गली के सामने एक कचरे के लिए डब्बा रखा रहता था, मतलब बहुत साफ सफाई थी, बहुत डेवलप कंट्री थी, बहुत डेवलप था वो। साइंस भी बहुत अच्छी डेवलप थी। साइंस इसलिए डेवलप थी क्योंकि वहाँ की जो बनी हुई, उस टाइम की बनी हुई जो घर, इमारत, जो चीजें मिल रही हैं वो अब तक ऐसी की ऐसी ही हैं। और आजकल कोई घर बना दो तो 4 साल पीछे वो गिर जाता है घर ही। लकड़ी की बनी हुई जल निकास प्रणाली भी मिली थी यहाँ से, कालीबंगन से। उसके बाद में देखते हैं हम धौलावीरा। धौलावीरा से एक ही क्वेश्चन आता है बस, जगपत घोष ने इसकी खोज की थी। इससे आता है कि यहाँ पे एक 10 अक्षरों की लिपि मिली है, सूचना पट, ये क्वेश्चन आता है बस। स्टेडियम है यहाँ पे, एक खेल का मैदान, बाहर एक उसके वो लगा हुआ है बोर्ड, उस पर 10 अक्षर लिखे हुए हैं, तो सूचना पट की तरह का ये एक धौलावीरा से मिला है। अब हम इसके बारे में देखें, टाउन प्लानिंग कैसी थी, यहाँ पर शहर कैसे थे। तो ये एक मैप है शहर का, ये मान लो शहर है, ये जो बड़ा वाला है, नॉर्थ टू साउथ जो मेन रोड होते थे, जो बड़े रोड होते थे, जैसे कि ये बड़ा रोड है, वो 10 मीटर चौड़े होते थे हर जगह, मतलब फिक्स एकदम 10 मीटर चौड़े होते थे, और नॉर्थ टू साउथ ही होते थे, उत्तर से दक्षिण ही होते थे। वो ना जो मुख्य सड़क बनानी थी वो उत्तर से दक्षिण ही बनती थी, और जो लिंक रोड बनते थे वो बनते थे पूर्व से पश्चिम, जैसे कि इसमें दिखाया गया छोटे रोड। और जहाँ पे ये मुड़ते थे 90 डिग्री पर मुड़ते थे, 90 अंश पर मुड़ते थे, एकदम एग्जैक्ट 90 अंश पर मुड़ते थे। ऐसे नहीं गोल गोल घूम के जैसे अब मुड़ते हैं, पहले सीधे जाओ और एकदम 90 डिग्री पर मुड़ते थे। और शहर जो बसे हुए थे वो मुख्य सड़क और गली के जो ये पूरी तरह से चारों तरफ से घिरे हुए ऐसे बसे हुए थे, और इनके दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। और कच्चे थे, मेन रोड जो थे वो कच्चे रोड थे, इन पर निकास प्रणाली पानी वगैरह की सब कुछ एकदम बढ़िया थी। इसे नगर आधारित सभ्यता भी बोलते हैं। शहरी सभ्यता थी ये, गांव की सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी। इनकी लिपि देखें तो इनकी लिपि थी
बोस्टोफैडोन लिपि, बोस्टोफैडोन लिपि कैसी होती? पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रात्मक। ये चित्र बना के लिखते थे, वैसे नहीं लिखते थे, चित्र बना देते। मान लो किसी को कोई कोई किसी का शिकार करना है तो उस जानवर का चित्र बनाएगा और भाला लेके आदमी दिखा देगा कि इसे मारना है। ऐसे करके ये लिपि लिखते थे, चित्रात्मक लिपि लिखते थे, जिसे हम बोस्टोफैडोन लिपि कहते हैं। इसमें सिंबल होते थे, जो मेन सिंबल थे, जो साइन थे, मेन जो चित्र बना, ज्यादातर 64 साइन मिले हैं और मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में मछली का साइन मिला है और यू करके। अब मछली पता नहीं खाने के लिए बनाते थे या दिखाने के लिए बनाते थे, ये पता नहीं, और यू की तरह का एक साइन मिला है। पिक्टोग्राफिक या बोस्टोफैडोन लिपि कैसी होती है? ये एक प्रकार से आलसी थे एकदम, मतलब राइट से लिखते जाओ, लेफ्ट तक लिखो, फिर वहां से पेन नहीं उठाएंगे, फिर लेफ्ट से फिर राइट तक लिख देंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, मतलब उल्टी सीधी ऐसे लिखते रहते थे पूरा। इनका हम जीवन देखें, जो इनकी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था? हमें ज्यादातर साक्ष्य यहाँ पे जो ज्यादातर सामान मिला है, श्रृंगारदानी और कर्ल, लिपस्टिक, काजल, ज्यादातर यहाँ पर महिलाओं का प्रभुत्व दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, मैट्रियार्कल था, पैट्रियार्कल नहीं था, पितृसत्तात्मक नहीं था, मात्र सत्तात्मक था। महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को ज्यादा महान माना जाता था, और यहाँ माता देवी की पूजा भी होती थी, मातृ देवी की। हर जगह हर स्थान से मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं यहाँ पे, इसलिए इसे हम मातृ सत्तात्मक कहते हैं। मातृ सत्तात्मक कहेंगे हम, इस समानता पर आधारित था, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध तो होते नहीं थे और कृषि होती थी और सारे काम होते थे, तो इन सारे कामों में महिला भी पुरुष के बराबर काम कर सकती हैं। युद्ध में थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस टाइम पे सब कुछ इक्वल था, इसलिए मातृ सत्तात्मक माना जाए। दूसरा, इसे शांति प्रिय समाज मानते। शांति प्रिय तो होता ही, क्योंकि यहाँ पे और हथियार ही नहीं थे, लड़ाई झगड़ा तो वहां होते हैं जहाँ पे हथियार होते हैं। शांति प्रिय तो रहेगा ही जब है ही नहीं लड़ने के लिए कुछ भी। यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती थी 4 तरह की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती थी, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय, मंगलॉयड, प्रोटोस्टेरॉयड और अल्पाइन। नाम आसान है, आराम से याद हो जाएंगे। मेडिटेरियन, मंगलॉयड, प्रोटोस्टेरॉयड और अल्पाइन। और यहाँ का समाज था वो भी 4 वर्गों में बटा हुआ था, जैसे कि बौद्धिक वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। बौद्धिक वर्ग पढ़े लिखों का, और जो युद्ध लड़ते हैं वो योद्धा वर्ग, और जो व्यापार करते हैं वो व्यापारी वर्ग, और बाकी सब श्रमिक और मजदूर। यही बौद्धिक वर्ग वैदिक काल में जाके क्या बन जाएगा? ब्राह्मण। योद्धा वर्ग क्या बन जाएगा? क्षत्रिय। व्यापारिक वर्ग क्या बन जाएगा? वैश्य। और श्रमिक वर्ग क्या बन जाएगा? शूद्र। अभी यहाँ पर कर्म आधारित सभ्यता है। कर्म आधारित मतलब जो जैसा काम करता है। अगर कोई बुद्धिमान है, लिखता पढ़ता है, तो उसे बौद्धिक वर्ग में रख दिया। कोई लड़ता है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसे योद्धा वर्ग में। व्यापार करता है कोई, उसे व्यापारिक वर्ग में। ये सारा कुछ था यहाँ पे। और यहाँ की सभ्यता वर्ग आधारित सभ्यता थी। वर्ग आधारित सभ्यता समझते हो कि यहाँ 2 तरह से घर बने हुए थे। जैसे ये मैंने दिखाया गया है यहाँ पे कि एक तो ऊंचे पे घर बने हैं और एक नीचे पे। तो ऊंचे वाले घरों में कौन रहते थे? ज्यादातर बौद्धिक वर्ग रहता था या व्यापारी वर्ग रहता था। और नीचे कौन रहते थे? श्रमिक और मजदूर रहते थे। तो इस प्रकार से वर्ग आधारित सभ्यता थी। यहाँ मनोरंजन के साधन तो हम देख ही चुके हैं कि मूर्ति मिली है नाचने वाचने की, तो सिंगिंग, डांसिंग ये सारे करते थे, फिश पकड़ते थे। सती प्रथा थी या नहीं थी? तो सती प्रथा हो सकती है, थी तो हम तो सही लगाएंगे कि सती प्रथा ही होगी। तो सती प्रथा थी यहाँ पे। दास भी थे यहाँ पे, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाएं कोई पर्दा नहीं करती थी। दूसरा, यहाँ की इकोनॉमिक्स देखें तो इकोनॉमिक्स कैसी थी? यहाँ की मिक्स्ड अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि आदमी सिर्फ कृषि पर ही डिपेंड नहीं था, ये पशु भी पालते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। इनका फसल चक्र देखा जाए तो नवंबर में बो के अप्रैल में काट लेते थे। व्यापार ये 2 तरह से करते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी करते थे। बाह्य व्यापार में क्या करते थे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात करते थे। आयात करते थे बाहर से जो कच्चा माल मंगाते थे, निर्यात यहाँ पे वस्तुएं बना के बेचते थे। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पे, सिंधु घाटी के सभ्यता के टाइम पे। हम बाहर से कच्चा माल लाते थे और अपने यहाँ
उस कच्चे माल से अच्छी अच्छी वस्तुएं बना बना करके बाहर बेच देते थे। कच्चा माल हमारे यहाँ पर कहाँ कहाँ से क्या क्या आता था, तो तांबा हमारा राजस्थान से आता था। खेतड़ी, खेतड़ी ये क्वेश्चन पूछा गया भूगोल में कि खेतड़ी किसकी खान है, कहाँ पे है, तो खेतड़ी तांबे की खान है राजस्थान में। दूसरा चांदी, चांदी कहाँ से आती थी हमारी, अफगानिस्तान और ईरान से। ईरान वही मेसोपोटामिया वाला और अफगानिस्तान से चांदी, ईरान और अफगानिस्तान से। टिन भी ईरान और अफगानिस्तान से ही आता था, और लाजवर्थ भी ईरान और अफगानिस्तान से ही आता था। तो टिन, चांदी और लाजवर्थ। दूसरा हरित मणि आता था दक्षिण भारत से नीचे। सीसा हमारा भी ईरान से ही आता था, और गोमेद सौराष्ट्र से आता था। और सोना, कोलार, कोलार की खान है कहाँ पे, कर्नाटक में सोने की, वहां से सोना आता था। ये इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक है। या इनके धर्म के बारे में देखें तो मंदिर का कोई साक्ष्य दिखाई नहीं देता, यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं बने हुए हैं, ठीक है जी। दूसरा ये प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ये नेचुरल वर्शिप थे, ये पेड़ों को पूजते थे, पानी को पूजते थे, ये सारा काम करते थे, प्राकृतिक पूजक थे। दूसरा ये मूर्ति पूजक भी थे। मूर्ति पूजक ज्यादातर जो मूर्ति मिली है किसकी मिली है, माता देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। एक एक्सेप्शन है इसका, रोपर हरियाणा में जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, रोपर में कोई भी माता देवी की मूर्ति नहीं मिली है। और ये शिव को पूजते थे, अग्नि को पूजते थे, स्वास्तिक को, वाटर को, पानी को, सांप को, भूत प्रेत वगैरह ये सब मानते थे। ये एनिमल वर्शिप भी करते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये एक श्रृंगी, एक सींग वाले गेंडा, कुबड़ वाले बैल, इनको पूजते थे। आगे इसमें देखें तो गाय का कोई अवशेष नहीं मिला है यहाँ पे किसका अवशेष नहीं मिला, गाय का। और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा ये पूछा गया घोड़े का दांत मिला है। घोड़े का दांत कहाँ से मिला है, सुतकोतड़ा कहाँ पर है, ये गुजरात में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। घोड़े का साक्ष्य जो मिला है, दांत साक्षी है घोड़े का जो साक्ष्य मिला है वो मिला सुतकोतड़ा गुजरात से। और सुतकोतड़ा क्या था, ये सिंधु के पतन के समय का शहर था, मतलब सिंधु जब खत्म हो रहा था उस समय का शहर था ये सुरकोतड़ा। ये एक पूजा करते थे किसकी, पक्षी की, एक चिड़िया की पूजा करते थे। एक पक्षी था डव, जो डव सावन आता है उस पर बना भी रहता है, फाख्ता पक्षी बोलते हैं इसे। डव पे जो एक चिड़िया सी बनी रहती है उसकी पूजा करते थे। ये वृक्ष भी पूजते थे, पीपल, नीम, बबूल सबको पूजते थे। इनके पतन का कारण, इनके पतन के बहुत सारे वैज्ञानिकों के बहुत सारे अलग अलग मत हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा माननीय मत है वो व्हीलर का माना जाता है। और एक मैं सारे देखता हूँ व्हीलर का, जैसे कि बाह्य आक्रमण, आर्यों ने आक्रमण किया तब ये खत्म हुए थे, व्हीलर का है वो तो। और देखें तो हम ज्यादातर जो सर्वमान्य मत है वो है इसके जो शहरीकरण का पतन हुआ था वो हुआ इकोलॉजिकल इम्बेलेंस थे। मतलब ये सभ्यता खत्म क्यों हुई, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या मतलब है कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गई, कहीं पे कुछ हो गया तो यहाँ से लोग भाग गए, मर गए, इस वजह से ये खत्म हुई। लेकिन जो हमारे व्हीलर थे, व्हीलर मानते थे कि ये जो खत्म हुए आर्यों के आक्रमण से खत्म हुए, बाह्य आक्रमण से खत्म हुए हैं। ज्यादातर इन्होंने इसके साक्ष्य भी दिखाए हैं, इन्होंने इसके प्रमाण भी दिए हैं, तो इस मत को भी ज्यादा सही माना जाता है, बाह्य आक्रमण को। जॉन मार्शल कहते हैं यहाँ बाढ़ आ गई थी। एन घोष और कैनेडी कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, जलवायु परिवर्तन हुआ था। और यहाँ पे हम देखें तो भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा स्थल फिलहाल के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है कहाँ पर, हिसार हरियाणा में राखीगढ़ी। और लोहे का अस्त्र कहाँ मिला था, कोटादीजी में। कोटादीजी भी एक स्थल है, वहां पे लोहे का अस्त्र मिला था। ये हमारा सिंधु घाटी का पूरा डिटेल में सारा खूब आराम से किया है, समझ के बहुत अच्छे से किया गया, सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक अगली वीडियो में हम आगे देखेंगे वैदिक एज।